हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशी डर्मेटोसिस की। एशी डर्मेटोसिस जिसका जो मतलब होता है, मतलब आपकी स्किन का कलर बिल्कुल राख जैसा हो गया है, ब्लूइश कलर का हो गया है, जिसका दूसरा नाम ईडीपी होता है, मतलब एरिथेमेटस डिस्क्रोमिकम पर्सिस्टेंस। ये जो मेडिकल कंडीशन होती है काफ़ी ज़्यादा एक कंट्रोवर्सी का टॉपिक रही है, क्योंकि ना तो इसका ओरिजिन पता है कि कहाँ से होती है, क्यों होती है, ना ही इसके कुछ सिम्टम्स बहुत ही डेफिनेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा ये मिलता है एलपीपी से, यानी जो लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस होता है। दोनों के केस में पिगमेंट फॉर्मेशन होता है आपकी स्किन के ऊपर, आपका जो स्किन का ओरिजिनल कलर होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो मैकुलर हाइपर पिगमेंटेशन की ये प्रॉब्लम होती है। कई बार जो एलपीपी के साथ इसको कंफ्यूज किया जाता है, और बहुत सारे लोगों की राय भी नहीं बन पाती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो ये एशी डर्मेटोसिस होता है ये एलपीपी का ही एक वेरिएंट है या उसी का एक टाइप है। तो आज हम जानेंगे कि एशी डर्मेटोसिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके होने के कारण क्या होते हैं, इसका इलाज कहाँ तक पॉसिबल हो पाया है, और होम्योपैथी में इसका क्या स्कोप रहता है। तो जो एसिड डर्मेटोसिस है, इसके अगर हम कारणों की बात करें तो क्योंकि ये अननोन इटियोलॉजी का है, कोई भी एक राय नहीं बन पाई है इसके क्या कारण होते हैं होने के। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये जो एज कम्पेयर टू एलपीपी, ये सिर्फ सन एक्सपोज्ड पार्ट्स में नहीं होता है। एलपीपी मोस्टली आपके चेहरे पर होता है, सबसे प्रोमिनेंट भाग जो होता है आपका चेहरा होता है, आपका फोरहेड होता है। लेकिन ये ज़्यादातर जो आपके जो सन कवर्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर होता है, जिन पार्ट्स पे आप कपड़े पहनते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है, ऑल्दो सम केसेस में ये बाहर भी पाया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट जो उसका सिम्टम ये होता है कि ये जो इसके जो पैचेस होते हैं उसमें जो उसका जो बाहरी किनारा होता है वो एरिथेमेटस होता है, इसीलिए इसको ईडीपी बोलते हैं। मतलब जो कोई भी पैच है उसके बाहर बाहर जैसे लगता है कि धागे की एक लाइन से बनी हुई है, मतलब उभरा हुआ सा पोर्शन रहता है इसका जो पैच होता है एशी डर्मेटोसिस का। जो एलपीपी का पैच होता है बिल्कुल नॉर्मल होता है, उसमें कुछ सपाट होता है, उसमें कोई भी ऐसा डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन और इसका है कि इसमें कोई खारिश नहीं होती, एसिम्टोमेटिक होता है, कोई भी परेशानी नहीं होती है पेशेंट को, नॉर्मल स्किन के जैसा ही होता है, स्किन का टेक्सचर भी बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फ़र्क सिर्फ इसके कलर में आता है। बाकी वैसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसमें स्वेटिंग नहीं होती है या उसमें कोई छूने में कुछ अंतर रहता है, सब कुछ बिल्कुल वैसा होता है, कलर बिल्कुल राख के जैसा स्लेटी कलर का हो जाता है। हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में ऐसा देखा जाता है कि जो एशी डर्मेटोसिस होता है उसके अंदर जो सबसे निचली वाली जो लेयर होती है, बिलो जो आपका बेसल लेयर होता है, वहाँ पर इसके पिगमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, मेलानोसाइट्स, जिसके कारण आपका कलर बदल जाता है, वो एकदम निचले स्तर पर होते हैं, इसीलिए इसका कलर ब्लू दिखता है। जो एलपीपी होता है उसमें कलर जो ब्राउनिश दिखता है, ब्राउनिश पैच दिखता है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट होता है वो आपके बाहरी लेयर पर रहता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और डिफ्रेंशिएटिंग फीचर बिटवीन एलपीपी एंड ईडीपी यही होता है कि उसके अंदर जो पैचेस होते हैं वो ब्राउनिश कलर के दिखते हैं, किसमें, एलपीपी में, और एशी डर्मेटोसिस में जो पैचेस होते हैं वो ब्लूइश कलर के दिखते हैं। तो ब्लूइश हाइपर पिगमेंटेड अगर एरिया है तो ये एशी डर्मेटोसिस का होता है। नो इचिंग, इनर पार्ट्स आर मोस्टली अफेक्टेड, जो आपका ट्रंक पोर्शन होता है वहाँ पर ज़्यादा आता है, ऑल्दो बाकी पोर्शंस में भी आ सकता है। ये जो प्रॉब्लम होती है ये यंग एज से शुरू हो सकती है, 30 से लेकर 40 साल तक के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है। मेल्स और फीमेल्स में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन इसमें नहीं देखा जाता है। साथ के साथ इसमें ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंसिडेंस नहीं देखा जाता है कि कोई ट्रीटमेंट वगैरह लिया उसके बाद हो गई, या कोई बीमारी हुई थी उसके कारण हो गई, और फैमिली हिस्ट्री का भी कोई ज़्यादा स्कोप इसमें नहीं है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों ने हेयर डाई कराया हो, या बालों में कुछ और केमिकल वगैरह यूज़ किया हो, या फेस पर बहुत ज़्यादा स्टेरॉइडल बेस्ड क्रीम्स यूज़ की हुई हों, रेटिनॉइड्स बहुत ज़्यादा लिए हो, रेटिनॉइड्स वाली क्रीम बहुत ज़्यादा अप्लाई किया हो, उनके केसेस में भी एकदम से ऐसा चेंजेस आ जाता है। केमिकल प्रोसेसर्स के बाद ऐसा देखा गया है कि एसिड डर्मेटोसिस एकदम से हो सकता है, या वो लोग जिन्होंने बहुत समय तक कुछ स्पेशली जो दवाइयाँ वगैरह खाई होती हैं उनके केसेस में भी ऐसा देखा जाता है। लेकिन अगेन एज ए सेड कि कोई एक राय नहीं है कि ये एसिड डर्मेटोसिस हो जाता है। जो मेन रीज़न है जिसके कारण पेशेंट इसका ट्रीटमेंट लेते हैं वो यही है कि इसमें जो चेहरा होता है बिल्कुल अलग हो जाता है, बहुत पेशेंट को एम्बैरेसिंग फील होने लगता है, और कई बार पेशेंट को एकदम से ये सिचुएशन आ जाती है, साल भर के अंदर ही पूरा जो चेहरा होता है बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उसके कारण भी इसके ट्रीटमेंट पेशेंट लेते हैं।
एक अच्छी बात यह है कि जो एशिड डर्मेटोसिस होता है कई बार अपने आप भी हल्का हो जाता है, हल्का होने लगता है, या पेशेंट को महसूस होता है कि वो हल्का होने लगा है। तो अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, लेकिन इसका क्योर नहीं है, इसका मैनेजमेंट है। आपका जो चेहरा है वो नॉर्मल, अप टू नॉर्मल लगने लग सकता है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको एशिड डर्मेटोसिस की प्रॉब्लम है तो इसके लिए आपको विटामिन सी लेना है। विटामिन सी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। विटामिन ई भी आप ले सकते हैं। साथ के साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट रिच चीज़ें लेनी है। आपको फ्रूट्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं आपके चेहरे के कलर को बेटर करने के लिए, वो 3 फल हैं जो आपको लेने हैं। पहला है कीवी, दूसरा है पाइनएप्पल, और जो तीसरा फल जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है वो है अनार। ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। जो हर्बल टी वगैरह होती है, ग्रीन टी है, काफ़ी हेल्पफुल होती है, वो फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करती है। लेकिन पेशेंट को इसमें ज़्यादातर वो मांगते हैं कि मुझे कुछ एप्लीकेशन के लिए आप दे दो, कुछ चेहरे पे लगाने के लिए दे दो। ऐसा जो ज़रूरी नहीं, इसमें कुछ आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑल्दो थोड़ा सा कवरिंग से वो थोड़ा सा डल दिख सकता है, बेटर दिख सकता है, लेकिन क्योर उससे नहीं होगा, उससे आराम आपको नहीं मिलेगा। इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंटरनल होता है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो चेहरे को कवर करके ही निकलें, क्योंकि जब आप धूप में निकलेंगे तो आप मेलानोसाइट्स और एक्टिव हो जाएंगे, और आपका जो चेहरा होगा वो डार्क हो जाएगा। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ें, लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करनी है। हो सके तो कुछ समय तक आप रेगुलर जो लाइम जूस होता है या मौसमी का जूस वगैरह पिए। इससे भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन अच्छे से होगा और आपका जो चेहरे का कलर है वो बेटर होगा। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन का। होम्योपैथिक मेडिसिन एज इन केस ऑफ लाइकन प्लेनस बहुत अच्छा स्कोप है। लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस के केस में भी बहुत अच्छा स्कोप है, और हमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर में भी नहीं जाना होता कि वो क्यों होता है, ये क्यों होता है, इसके सिम्टम्स ऐसे क्यों हैं, ऐसे सिम्टम्स क्यों हैं। हमें तो सिर्फ पेशेंट के सिम्टम से मतलब है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर ब्राउन पैचेज हैं तो एलपीपी है, अगर ब्लू पैचेज हैं तो ये ईडीपी है। यही इसके डिफ्रेंशिएटिंग फीचर है। बाकी अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसके ट्रीटमेंट में कुछ दवाइयाँ हैं जो काफ़ी अच्छा हेल्प करती हैं। पहली दवा जो इसमें हेल्प करती है वो है रेडियम ब्रोम। रेडियम ब्रोम हेल्प करती है अगर कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेने के बाद, लेज़र थेरेपी वगैरह लेने के बाद आपको ये प्रॉब्लम हो गई है, कोई भी आपने पीलिंग वगैरह कराई है, कोई भी ऐसे केमिकल्स अप्लाई किए हैं, उसके बाद आपको प्रॉब्लम हुई, तो वहाँ पर रेडियम ब्रोम अच्छा काम करती है। अगली दवा जो आपको हेल्प कर सकती है वो है एक्सरे। एक्सरे उन केसेस में काम करती है जहाँ पर आपको कोई भी दवा सूट नहीं कर रही है, आपने हर चीज़ ट्राई कर लिया लेकिन आपका चेहरे का रंग नहीं बदल रहा है, तो एक्सरे ऐसे केसेस में जो एकदम ऑब्स्टिनेट केसेस हो जाते हैं वहाँ पर एक्सरे हेल्प करती है। अगली दवा जो बहुत अच्छा काम करती है वो है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ को मैंने एलपीपी में भी बताया था। कैडमियम सल्फ का मेन जो क्लिनिकल इंडिकेशन यही होता है कि पेशेंट को धूप में निकलने से प्रॉब्लम बढ़ जाती है, चेहरा एकदम काला सा पड़ जाता है, और उसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर इसका यही होता है। और उसके अलावा जो एलपीपी है और ईडीपी दोनों के केसेस में कैडमियम सल्फ का यूज़ बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा आपको जो लेना है वो है जुगलन्स रेजिया। जुगलन्स रेजिया एक बहुत ही अच्छी दवा है, किसी भी तरह के स्किन कंडीशन में हेल्प करती है। ऑल्दो ये जो दवा है इसको लंबे समय तक आपको लेना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको जुगलन्स रेजिया का क्यू फॉर्म लेना है अगर आपको एशिड डर्मेटोसिस का प्रॉब्लम है। एक और इम्पॉर्टेंट दवा जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है वो है हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका। ये जो दवा होती है, अगर आप पूरे शरीर में ही आपको एशिड डर्मेटोसिस हो गया है, पूरा मतलब 50% से ज़्यादा आपका बॉडी पार्ट अफेक्टेड हो गया है और ये बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको हाइड्रोकोटाइल एशिएटिका हेल्प करती है। वैसे ये जो दवा होती है लेप्रेसी में दी जाती है, कोढ़ के केसेस में काफ़ी अच्छा काम करती है, लेकिन ऐसे केसेस में ईडीपी में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ रहता है। लेकिन अगर पूरी प्रोमिनेंटली आपकी पूरी बॉडी अफेक्टेड हो गई है, वहाँ पर आपको ये हेल्प करती है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी जो मेडिसिन हैं, ये ईडीपी के लिए हैं, एशिड डर्मेटोसिस के लिए है। लेकिन अगेन आई सेड कि आपको जो भी दवाइयाँ लेनी है अपने सिम्टम के आधार पर ही लेनी है। इसके लिए हम होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें हम पेशेंट से पूरी डिटेल्स लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, चेहरे पे क्या अप्लाई किया था, कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हो गई, बालों में कभी डाई तो नहीं किया, और इरिटेशन कितनी होती है, खुजली कितनी होती है, ये सारी जानकारी लेने के बाद ही हम पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। और ये दवाइयाँ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको एसिड डर्मेटोसिस है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। लंबा समय लग जाता है, इसमें साल 2 साल 3 साल तक का समय लग जाता है इसके इलाज पूरा होने में। और ध्यान रखिए कि पूरी तरह से क्योरेबल नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपनी लाइफ को नॉर्मली जी सकते हैं, आप उतना एम्बेरसिंग फील नहीं करेंगे और चेहरे का कलर काफ़ी अप टू नॉर्मल आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी एसिड डर्मेटोसिस के बारे में। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं
तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके अपना फ़ोन या जूम कंसल्टेशन बुक करके आप मेरे साथ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।